प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, जिसको हम एल और सीरीज सर्किट कहते हैं। यानी अब हम कॉम्बिनेशंस पे आए। इससे पहले हमने पढ़ा था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। यानी प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमें कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ना है। एल और सीरीज सर्किट, सी आर सीरीज, एल सी ऑसिलेशन या एल सी और सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ना है। यानी अब इनको कंबाइन करना है, रेजिस्टर इंडक्टर को या रेजिस्टर कैपेसिटर को या इन तीनों को, एल सी आर जिसको कहते हैं, रेजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर को। इससे पहले कि हम इन कॉम्बिनेशंस पे आए, जो हमने वो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जब हम एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर को ही कनेक्ट करते हैं या इंडक्टर ही कनेक्ट करते हैं या कैपेसिटर ही कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर जो करंट की इक्वेशन वो क्या होती थी, ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती थी, फेजर डायग्राम्स कैसे थे, और करंट और पोटेंशियल के जो फेजेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हम इन कॉम्बिनेशंस को समझ सकेंगे इजीली। तो पहले हमें वही प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर के बारे में फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तो फिर जाके हम इस कॉम्बिनेशंस पे आएंगे। एल और सीरीज सर्किट पे आ सकते हैं, रेजिस्टर एंड इंडक्टेंस या रेजिस्टर एंड कैपेसिटेंस या एलसी ऑसिलेशंस पे या एलसी और सीरीज सर्किट पे। तो पहले हम ये प्योर रेजिस्टर जब हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते थे तब क्या होता था, या प्योर इंडक्टर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते थे या प्योर कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते थे तब क्या होता था, वो उनके बारे में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो यहाँ हम प्योर रेजिस्टर, तो यहाँ हम प्योर इंडक्टर के बारे में देखेंगे। प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। तो जब हम एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर को कनेक्ट करते थे तो हमारी सर्किट डायग्राम क्या होती थी, ये रेजिस्टर है, इसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, रेजिस्टर और है और यहाँ से करंट आई चल रहा है और ये हमारा एसी सोर्स है। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या हम लिखते थे E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। EMF कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब हम एक इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे एसी सोर्स के साथ, ये हमारा इंडक्टर है, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, ये इंडक्टर है, इसमें भी करंट आई चल रहा है और पोटेंशियल EMF की क्या इक्वेशन है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर एक कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे एसी सोर्स के साथ, कैपेसिटर C जिसकी कैपेसिटेंस C है, करंट I इस सर्किट में चल रहा है, ये इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है, ये रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। यहाँ पर भी EMF की इक्वेशन जो है V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर करंट की इक्वेशन क्या आती थी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें करंट की इक्वेशन क्या थी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और यहाँ पर
करंट की इक्वेशन क्या थी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये जो है पोटेंशियल और ये जो करंट है, दे आर इन द सेम फेज। इनका जो फेज एंगल है वो सेम है, यानी दे आर इन द सेम फेज। सो हियर वी से करंट and potential और in same phase, एक ही फेज में है क्योंकि इनका फेज एंगल सेम है, ओमेगा टी। और अगर यहाँ पर देखेंगे, ये जो पोटेंशियल और करंट है ये सेम फेज में नहीं है। यहाँ इसका फेज एंगल है ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। सो वी से current lags potential by 90 degree by pi by 2, or we say this potential leads the current by pi by 2. So current potential leads the current by 90 degree या pi by 2, or we say current lags behind the potential by pi by 2। यानी यहाँ पर हम कहते हैं ये जो पोटेंशियल है ये करंट से आगे है 9 पाई बाई 2 90 डिग्री, या करंट पोटेंशियल से पीछे है 90 डिग्री। जो भी आप कहेंगे, करंट पीछे कहेंगे या पोटेंशियल आगे कहेंगे, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इनका फेज एंगल, यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, यानी ये भी सेम फेज में नहीं है। हियर करंट लीड्स, यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय पाई बाई 2। current leads potential by pi by 2, or we say potential lags behind the current by pi by 2। यानी यहाँ हम कहेंगे ये जो करंट है ये इससे आगे है 90 डिग्री, या पोटेंशियल इससे पीछे 90 डिग्री है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आई। इसकी करंट, इसके पोटेंशियल या ईएमएफ की इक्वेशनें हमने देखी, करंट की इक्वेशनें भी अब हमें समझ में आई। और यहाँ पर ये सेम फेज में है, यहाँ इनमें फेज डिफरेंस है पाई बाई 2, और यहाँ पर भी फेज डिफरेंस है पाई बाई 2। यहाँ पोटेंशियल आगे है पाई बाई 2 से, यहाँ पोटेंशियल पीछे है पाई बाई 2 से करंट से। यहाँ हम यहाँ कहेंगे करंट पीछे है पोटेंशियल से बाय 90 डिग्री, और यहाँ पोटेंशियल पीछे है करंट से 90 डिग्री। अब फेजर डायग्राम, अगर फेजर डायग्राम के बारे में देखेंगे तो ये सेम फेज में है, तो यहाँ फेजर डायग्राम हमें ऐसे बनेगी, यानी वी भी इसी में है और आई भी इसी फेज में है, दे आर इन द सेम फेज। एक ही लाइन में भी हम इनको डिनोट कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं, ये वी है ये आई है, इस तरह भी, या एक ही लाइन में भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द फेजर डायग्राम, ये इसकी फेजर डायग्राम है। अब अगर इसकी फेजर डायग्राम हम बनाएंगे, यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ कौन आगे है, पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय पाई बाई 2, यानी करंट से आगे हैं, तो फिर हमें करंट यहाँ से लेना पड़ेगा और पोटेंशियल यहाँ से, यानी करंट एक्सिस है या पोटेंशियल एक्सिस। क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव में जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमें करंट ये होना चाहिए एंगल। जब पॉजिटिव एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जब नेगेटिव एंगल हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। यहाँ करंट से पोटेंशियल आगे, बिकॉज पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय पाई बाई 2, तो ये इसकी फेजर डायग्राम है, ये 90 डिग्री है, यानी पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय। अब अगर यहाँ से आप पोटेंशियल लिखोगे तो फिर करंट यहाँ से आएगा, बिकॉज करंट लेग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाय पाई बाई 2, करंट
पोटेंशियल से पीछे हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ यहाँ हम एंटी क्लॉक यहाँ सॉरी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसका मतलब ये पीछे है, यानी नेगेटिव 90 पर है। जब हम आगे इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, उसका मतलब प्लस एंगल है, पॉजिटिव एंगल है। तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब ये आगे है। जब हम यहाँ से यहाँ देखेंगे, इसका मतलब ये पीछे है 90 डिग्री π/2। ठीक है, इसी तरह इसकी फेजर डायग्राम क्या होगी, यहाँ पर कौन आगे, करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे, करंट लीड कर रहा है पोटेंशियल से, तो फिर कहाँ पर करंट लिखेंगे, तो हमें यहाँ करंट लिखना चाहिए, यहाँ पोटेंशियल लिखना चाहिए, बिकॉज करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। यहाँ कौन लीड कर रहा था, यहाँ पोटेंशियल लीड कर रहा था, करंट से आगे है 90 डिग्री, और यहाँ करंट ही पोटेंशियल से आगे हैं, तो इसलिए करंट हम यहाँ लिखेंगे, पोटेंशियल यहाँ। या अगर हम यहाँ से वापस जाएंगे, तो इसका मतलब पोटेंशियल लेग्स बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री, और यहाँ अगर देखेंगे करंट लेग्स द पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। ये हो गई इनकी फेजर डायग्राम्स। तो यहाँ पर जो आई नॉट होता था हमारा, आई नॉट इसमें वो होता था वी नॉट बाय आर। वी बाय आर जो हम करंट को कहते हैं, करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ द करंट, दैट इज इक्वल टू peak value of the potential divided by R, or by R is the resistance of the resistor। तो यहाँ पर I नॉट क्या होता था, जो ऑलरेडी हमने डिराइव किए हैं, और यहाँ पर होता था V नॉट बाई, यहाँ और था दैट इज द रेजिस्टेंस, और यहाँ पर और हम नहीं लिखते थे, यहाँ हम लिखते थे XL। दिस इज जस्ट लाइक ए रेजिस्टर, दिस एक्ट्स एज ए रेजिस्टर, ये भी रेजिस्टर की तरह ही एक्ट कर रहा है, पर इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद है आपको, इसको हम क्या कहते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वायर XL इज इक्वल टू, ये ओमेगा L के बराबर होता है, या ओमेगा होता है 2πfL। यानी ये जो XL है, ये ओमेगा L लिखिए, या 2π अगर फ्रीक्वेंसी में लिखना हो तो 2πfL। इस ओमेगा L को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर इसमें आई नॉट का वैल्यू हम लिखेंगे, तो यहाँ आई नॉट होता है वी नॉट बाई, जिस तरह यहाँ रेजिस्टर है और रेजिस्टेंस रेजिस्टर की, और यहाँ हमने XL लिखा था, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ क्या हम लिखते थे, यहाँ हम लिखते थे XC, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस वायर XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा L, या हम लिखेंगे 1/2πfL फ्रीक्वेंसी में लिखना हो। और इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको XL से हम डिनोट करते हैं, इसको XC से। ये भी रेजिस्टर की ही तरह बिहेव करता है, और ये भी रेजिस्टर की ही तरह बिहेव करता है। तो इनका मतलब इनके SI यूनिट्स भी सेम होंगे। जो रेजिस्टर की XI यूनिट है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट है, वो ओम है। इसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस का SI यूनिट भी ओम है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का SI यूनिट भी ओम ही है। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, तो इन पर हमें फोकस करना पड़ेगा, तब जाके हम इनकी कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, यानी रेजिस्टर और इंडक्टर को, जो हमारा टॉपिक ही है। इंशाल्लाह इसको सेकंड पार्ट में अब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको मैंने कहा था पार्ट 1 इस लेक्चर को, तो पार्ट 2 में हम L और सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, यानी AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, यानी उसमें दोनों रेजिस्टर और इंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे। तो फिर देखेंगे इनकी फेजर डायग्राम क्या होगी, और वहाँ रिलेशन क्या होगी करंट, वोल्टेज और पोटेंशियल करंट और EMF की क्या
वहाँ पर रिलेशन है और वहाँ पर कौन सी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में हमने देखा, वो यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस के वहाँ कोई नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी जिसको इम्पीडेंस भी कहते हैं। तो इसी तरह इनकी कॉम्बिनेशन या तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे उस वक्त कैसी फेजर डायग्राम होती है, क्या रिलेशन होती है करंट, पोटेंशियल और ईएमएफ के दरमियान। तो वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब पार्ट 2 इस लेक्चर का होगा तो उसमें हम एल और सीरीज सर्किट के बारे में